तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले कल आपको एक कहानी सुनाई थी। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एक लड़का, एक नौजवान जिसका नाम राजकुमार, कैसे गुजरात में एक करंट एमएलए यानी विधायक के घर पर विधायक के बेटे और उनके साथ जो लोग थे वो उसकी पिटाई करते हैं 2 मार्च की रात। फिर इसके बाद 3 मार्च की रात ही वो गायब हो जाता है। 7 दिन के बाद मुर्दा घर में उसकी लाश मिलती है। उसके पिता रतनलाल उसकी शिनाख्त करते हैं। पुलिस कहती है रोड एक्सीडेंट का केस है। 43 इंजरी मार्क जिस्म पर, कुछ मार्क जो सवाल बनते हैं कि क्या रोड एक्सीडेंट में ऐसे चोट भी आ सकते हैं। पिता का कहना है कि रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर का केस है, बट राजकोट पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाई। एक ऑडियो सामने आया। कहा जाता है कि ये ऑडियो 8 मार्च के यानी कि राजकुमार के गायब होने के 5 दिन बाद। कहते हैं कि राजकुमार की लाश मोर्चरी में 4 मार्च से ही रखी थी और उसके 8 दिन के बाद इस ऑडियो में रतनलाल से बातचीत होती है और ख़ुद रतनलाल यानी राजकुमार के फादर को फ़ोन किया जाता है। और ये फ़ोन किसी और ने नहीं किया बल्कि राजकोट के एसपी मिस्टर हिमकर सिंह ने किया था। वो ख़ुद फ़ोन की शुरुआत में अपना नाम भी बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय दे रहे हैं। ये ऑडियो बड़ी अजीब इसलिए है कि शुरुआत में जब बातचीत शुरू होती है तो रतनलाल से ये कह रहे हैं कि आपके बेटे को ट्रेस कर लिया है, वो ज़िंदा है, उसकी किडनैपिंग नहीं हुई, उसको कुछ नहीं हुआ है। आखिर चलते चलते फिर वो कहते हैं कि अच्छा हमारी 40 टीमें लगी हुई हैं, हम उसको ट्रैक कर लेंगे। पर आश्वासन देते हैं और बताते हैं कि हम ट्रैक कर चुके हैं, उसको ट्रैक कर चुके हैं और वो ज़िंदा है। कमाल ये है कि ये बातचीत 8 मार्च की है और 5 दिन पहले ही उससे राजकुमार की मौत हो चुकी है। फादर को कह रहे हैं कि वो ज़िंदा है। फिर इस बातचीत का क्या मतलब? ये बातचीत बड़े शक और सवाल पैदा कर रहा है। इसी बातचीत में पिता बीच में ये भी कहते हैं कि साहब उस रात जो घर में आप सीसीटीवी देख लीजिए, मेरे बेटे की पिटाई की 15-20 लोगों ने। तब एसपी साहब ये भी कहते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा उनकी नज़र के सामने से नहीं गुजरा। कमाल है कि इतना बड़ा केस और इलाके के कप्तान, उनको यही पता नहीं है। तो मुझे कहानी तो डिटेल में सुना चुका हूँ, सिर्फ ये ऑडियो आपको बहुत ज़रूरी था सुनाना, ताकि इस ऑडियो को सुनकर आप लोग भी देखें और सोचें और समझें कि मामला है क्या। तो पेश है ये पूरी एसपी राजकोट और उनके पिता जो है राजकुमार के, रतनलाल के बीच हुई 8 मार्च की ये बातचीत। हाँ, रतनलाल जी, हिमकर सिंह बोल रहा हूँ, एसपी राजकोट। सर बोलिए सर एसपी साहब। आपका बेटा ट्रैक हो गया है, शायद आपको पता तो होगा। हाँ बिल्कुल गोसाई सर मेरे को वो फुटेज भेज रहे हैं सर मुझे सर ये है कि मेरा बच्चा कितना भयंकर डिप्रेशन में आ गया है सर कि वो निकला, पैर में जूते ही नहीं उसके और कहीं रुका वही फुटेज नजर नहीं आ रहा और हाईवे पे चल रहा है। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी जिंदगी उसकी ऐसी कैसी बेटा मिल जाए मेरे भगवान, वैसे और कुछ नहीं चाहिए सर। आपके बहुत बेटा मिल जाएगा। आपका बेटा, मैंने पहले बोला था, सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। बिल्कुल सर, पहले है ना। और ये डिप्रेशन ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन बहुत लंबा है और एज अ फादर आपको देखना चाहिए कि इसकी वजहें क्या है ना? नहीं सर, पहले ऐसा कहाँ है सर, मैंने अलग से रूम ले रखा है, पढ़ रहा है सर यहाँ पे वो। हाँ, अलग से तो मैंने पहली बार देखा कि बाप वहीं पे रह रहा हो पास में और नहीं स्टूडेंट मतलब मेरे घर में सर ऐसा है कि धंधा करने के लिए सब वातावरण इस तरह का नहीं है, तो उसने एकांत के लिए उसने कहा कि मैं पढ़ने के लिए मेरे को सलाह आपको दूं, बच्चे को ज्यादातर साथ रखना चाहिए। अलग आपने रखा है, आपका बच्चा जो है, जो मुझे खबरें मिली हैं वो मतलब सही तरफ इशारा नहीं कर रही है। ठीक है, जो आपका बच्चा कहाँ पे जाता है मंदिरों में, किसके पास बैठता है, किसके पास क्या करता है, वो शायद आपको ही पता चल गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपके नहीं सर, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। आपको अपना बच्चा संभालना पड़ेगा। मेरी 40 लोग लगे पड़े हैं पिछले 4 दिन से। 40 लोगों को लगाया हुआ है मैंने। जी ठीक है। तो ये बस आपके ध्यान पे लाने के लिए कि आपका बच्चा जो है वो सही रास्ते पे नहीं है
और मेंटली डिस्टर्ब है, जो मैं पहले भी आपको बोला था। और आप इसको अपने हिसाब से संभालिएगा, मिल जाएगा, राजकोट की तरफ गया है अभी, ठीक है। जी सर, तो मेरा मिलना ही साथ चाहिए में मेरा बच्चा, मतलब बस हाँ? मिल जाए एक बार। तो मैंने मतलब वो आपके वो मैंने जो बताया कि उसकी डिग्री आप देख लेना, और उसने मतलब बाजीराम से कोचिंग किया वो देख लेना सर। आप मतलब वो अभी मैंने उसने फार्म भरा है, शुभ मुहूर्त देख के नहीं, भरा वो है। सब आप ठीक बोल रहे हैं, किया ही होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस आप पिता हैं इसलिए आपके ध्यान पे रख रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बताने का कि क्या स्थिति है। सही 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 ठीक है, सर। हाँ सर। है ना? तो हमने इतना कर लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का अपहरण हुआ, किसी ने मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको ध्यान पे जी लाने जी के सर, लिए मैंने वो जो भी घटना घटी वो मैंने रियल बताया सर, वो रियल उसके साथ ऐसा हुआ था तभी मतलब ऐसा ठीक हुआ। है। उसमें आप फुटेज आप मतलब आपने फुटेज देखा होगा, मतलब जो भी अंदर का फुटेज था जहां पर वो इतनी मारामारी 15 लोग एक साथ टूट पड़े, वो आपने फुटेज देखा कि नहीं वो देखा सर? फुटेज हमारे हमारे ध्यान पे नहीं आया है। वो फुटेज ये मेन चीज ही फुटेज वही है सर, उसकी वजह से ही तो ये हुआ है। वो इतनी सारी चीजें ये आपने ऐसा देख नहीं ली है, तो मैं सर आपको यही कम से बताने की कम आपने कोशिश वो कर रहा एक हूँ। फुटेज देख लेते मेरा बस। सुन लो आप, ये मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप दोनों चीजों को लिंक ना करें। आपका बेटा थोड़ा डिस्टर्ब है पहले से, आपके ध्यान पे लाने के लिए, आप पिता है तो आपको पता होना चाहिए उस बात का। ये बस आपके ध्यान पे लाने के लिए मैंने आपको फोन नहीं किया है। आपके बात मिल सही, जाएगा, आपने देखा होगा ठीक तो है। सही, आप कह रहे तो आप देखा होगा तभी कह रहे हैं सर, लेकिन हमारे ध्यान में कभी हाँ पहले ये चीज नहीं आई थी सर। हाँ, तो वो मैं हमारे आपके ध्यान ध्यान में पे तो ला वो रहा हूँ। अब आगे से आप ध्यान रखिए, बच्चे को अपने पास रखिए। आपका बच्चा आपके सानिध्य में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बच्चे को अपने से दूर मत करिएगा। बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ठीक है। और ये जो चल रहा है मानसिक काफी दिन हालत से चल मतलब रहा है। एकदम बिगड़ी ना सर। आप मतलब मार की वजह से बिगड़ी ना, आप मेरे को सही सलामत बच्चा एक बार मिल तो जाने दो सर, बच्चा फिर जो आपका आप मिल कहोगे जाएगा, वो मैं सब आपको कर बता लूंगा रहा हूँ। सर ये मैं। 5 से 6 महीने से चल रहा है आपके बच्चे के साथ, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे अभी भी। 6 5 से महीने से 6 चल रहा है महीने तो फिर से हमको क्यों नहीं साधुओं पता से चला हमारी सर? बात हुई है, सुनिए आप। जी जी। साधुओं से हमारी बात हुई है, जिनके साथ में बैठता है, जिनके साथ में जो करता है, वो भी मैं आपको फोन पे क्या बताऊं। अब आप रूबरू मिलेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। बट जो जो हमें पता चला है, जिनके साथ में उसका उठना बैठना है, वो सही लोग नहीं है, और वो गलत रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है अपने जीवन में। तो आपका बच्चा मंदिरों में ऐसे लोगों के साथ बैठता है, बस आपके ध्यान पे लाने के लिए, अब ताकि सर हमने बच्चा तो आपके सिर्फ पास में मंदिरों रहे। में भगवान को ही देखा है सर, कि भाई मंदिरों में तो भगवान ही होते हैं। कभी कहता है कि मंदिर के ही तो हम सुनते हैं कि आप जैसा कह रहे हो, ये बात तो मेरे मन में आई कि भाई वो मंदिर तो जाता है 100%। और जब भी मतलब कहीं ऐसा लगा है तो वो मंदिर मंदिर का ही होता है सब। तो फिर मैं तो हाँ, वो मंदिर ही मंदिर में समझता हूँ सर, भगवान के मंदिर दर्शन भगवान का करने के घर लिए है। नहीं जाता है, वहाँ पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो दर्शन के लिए नहीं नहीं सर, जाता मैंने है तो वहाँ पे, कभी यही मतलब बताने की ऐसा कुछ। कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप पिता हैं, आप अपने बच्चे को आपसे अच्छा संभालने के लिए कोई नहीं मिलेगा। सर पुलिस संभालेगी नहीं, पुलिस आप पकड़ के नहीं बच्चे नहीं को सर, वो आपके तो मेरे सुपुर्द कर मेरे को देगी, जिंदा कर दिया सर आपने बच्चे को। आपने है ना? दिखा दिया तो ये मेरे को मरा हुआ ही हाँ, था सर। नहीं नहीं, कुछ आपकी नहीं, वजह वो से ही वो हमें जिंदा पता ही था नजर आया, पहले मैं से तो ही। यही मानता हूँ। नहीं, हमें पहले से ही पता था, उसकी आप चिंता ना करें। बच्चा, हमने शापर तक उसको ट्रैक कर लिया है, राजकोट की तरफ जा रहा है। अब आप ये हमें पुलिस की मदद करें कि वो कहाँ पे जा सकता है। जी जी ठीक सर, है, 6 दिन हो वो गए सर, 6-7 दिन। ये मतलब 3 तारीख की बात हो गई सर, ये जो अपन देख रहे हैं ना। अब उसके बाद का तो हाँ, कुछ। अब आपको ये पता होगा कि सपोज ट्रेन ले राजकोट से, तो बच्चा कहाँ पे जा सकता है। हाँ ठीक है, मतलब एक तो वो तो तिरुपति जा सकता है, वहाँ का उसके मन में था। एक सोमनाथ का था, और बाकी एक उदयपुर का है। 3 जगह का मेरे को ऑप्शन है, अगर ट्रेन पकड़े तो यूँ। हाँ, तो हम तीनों जगह पे पुलिस भेज देंगे। ठीक है, जी जी बच्चा जी सर, जी सर। सही सलामत आपको मिल जाएगा, फिर आप संभाल के रखिएगा अपने बिल्कुल बच्चे धन्यवाद। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कभी नहीं भूलूंगा सर आपका ये सर। को। ठीक है, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने पूरी बातचीत सुन ली। अब आप सोचिए कि जिस शख्स की मौत 5 दिन पहले हो गई, 5 दिन के बाद उस शहर का पुलिस अफसर, सबसे बड़ा कप्तान, एसपी राजकोट, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया, उसके बेटे को ढूंढ लिया। ये झूठ क्यों बोला गया? अब इसका जवाब पुलिस ही दे सकती है, या खुद हिमकर सिंह जी दे सकते हैं जो एसपी हैं, कि क्या उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला या फिर उनके नीचे के पुलिस वालों ने उन्हें गुमराह किया। लेकिन इस मौत की मिस्ट्री इससे और गहरा जाती है। खैर, ये रही बातचीत राजकुमार के मौत की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक नसीहत है
आज की कहानी एक सबक है। ख़ास तौर पर मैं क्राइम तक फैमिली के हर मेंबर को दुनिया के जिस जिस कोने में है उनसे बड़ी गुजारिश के साथ कहूँगा कि इस कहानी को ज़रूर सुनिए, और इसलिए सुनिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल आते हैं क्राइम तक फैमिली मेंबर के। उनमें यह है कि एक बड़ी तादाद में लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी हैं लेकिन अलग अलग शहरों में हैं, और एक बड़ी तादाद ऐसे हैं जिनके बुज़ुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं। बेटा किसी और शहर में नौकरी कर रहा है या फिर बेटी कहीं और है, देश में या देश के बाहर, और वो लोग एक रिटायर्ड लाइफ अलग मियाँ बीवी जो बुज़ुर्ग हैं 70-80 साल की उम्र है, अकेले रहते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग माँ बाप के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, और ये कहानी उन माँ बाप के लिए भी है जिनकी कोई औलाद नहीं है, जो बे औलाद हैं लेकिन तन्हा हैं, मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, उम्र हो चुकी है। उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने आस पड़ोस के लोग या जो भी रिश्तेदार हैं उनसे बीच बीच में ज़रूर बात करें। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो शेयर करें, अगर शेयर करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये कहानी आज एक ऐसे बुज़ुर्ग हस्बैंड वाइफ की है जो अगर अपनी तकलीफ़, अपनी चीज़ों को सिर्फ शेयर कर लेते तो शायद उनकी जान नहीं जाती। दिल को कचोट देने वाली ये कहानी है कर्नाटक के बेलगावी की। बेलगावी में एक गांव है बिड़ी। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, डी नाजरत और फ्लेवियाना नाजरत, ये हस्बैंड वाइफ। डी नाजरत साहब की उम्र करीब 83 ईयर ओल्ड थे वो, और फ्लावानिया नाजरत की उम्र 78 साल। 83 साल के हस्बैंड, 78 साल की पत्नी, दोनों बुजुर्ग बे औलाद, इनकी कोई औलाद नहीं। ये अपनी रिटायर्ड लाइफ इस कर्नाटका के एक खूबसूरत से गांव में बिता रहे थे। एक इन्होंने खूबसूरत सा घर बना रखा था, और इस घर का इन्होंने बाकायदा एक नाम रखा था, सबीना विला। सबीना असल में डी नाजरत साहब की माँ का नाम था, और अपनी माँ के नाम पर उन्होंने ये खूबसूरत सा एक घर बनाया था। हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहते। 83 साल की उम्र होने के बावजूद डी नाजरत कभी किसी से मदद नहीं लेते, यहाँ तक कि चाय भी वो खुद बनाकर पीते थे। दोनों घर के सारे काम खुद करते। इलाके के सेंट सेबेस्टियन चर्च जाते, चर्च के प्रेयर में हिस्सा लेते। इसके अलावा लेकिन पड़ोसियों से, बाकी गाँव के जो फंक्शन, बाकी चीज़ें होती उसमें उससे बड़े कटे रहते थे। सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए ये दोनों घर से बाहर निकलते या फिर घर में ही रहते। रिश्तेदारों से भी बहुत कम बातचीत होती, उम्र भी इतनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मार्च 27, अभी लास्ट मंथ की बात है, गांव के एक चर्च से कुछ लोग, सेंट सेबेस्टियन चर्च के कुछ कार्यकर्ता इनके घर पर पहुंचते, क्योंकि इसी चर्च में वो हर प्रेयर में जाया करते थे, और कुछ एक चर्च का फंक्शन था, उसके लिए डोनेशन लेने के लिए 200 रुपये। गए, इन्होंने इस सबीना विला में घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। बाहर का मेन गेट था, इन्होंने गेट पे जो छोटा सा होता है जिसको आप लोहे का खोल सकते हैं, तो वो खोल कर जब अंदर गए तो अंदर मेन दरवाजे के पास अचानक उन लोगों को खून के निशान मिले। वो चौंके, आवाज़ दी, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, फ़ौरन उन लोगों ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस मौके पर आती है, घर के अंदर दाखिल होती है। जो पहला दरवाज़ा खुलता है उसके पास एक पूल जैसी जगह थी, वहाँ पर मिस्टर डी नाजरत की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। पुलिस अंदर गई तो बेड पर उनकी वाइफ फ्लेवियाना की लाश पड़ी थी, पर उनके जिस्म पर कोई खून के निशान नहीं थे। पुलिस लाश को उठाकर अस्पताल भेजती है, पोस्टमार्टम होता है। पता चलता है कि फ्लेवियाना की मौत जहर की वजह से हुई, और डी नाजरत की जब बॉडी को चेक किया गया तो पता चला कि उनकी कलाई कटी हुई है, गला कटा हुआ है। शायद उन्होंने खुद की जान ले ली थी। तलाशी के दौरान अब पुलिस को कमरे में टेबल पर रखा 2 पन्नों का एक नोट मिलता है, और उस 2 पन्ने में पूरी कहानी थी। कहानी आज के एक नए सबसे ख़तरनाक क्राइम, साइबर फ्रॉड की कहानी, बुज़ुर्गों के तन्हा रहने की, और कहानी अपनी बातचीत किसी और से न शेयर करने के एवज़ में जो अंजाम होता है उसकी।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा था। इस 2 पन्नों के नोट में जो पूरी कहानी थी उसमें लिखा था कि जनवरी में एक फ़ोन आता है डीन हजरत के पास। फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और आपका जो सिम है, आपने जो सिम अपने नाम पे रजिस्टर करा रखा है, उस सिम से कुछ लोगों को गलत मैसेज, अश्लील मैसेज, राष्ट्र विरोधी मैसेज, ये सारी चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं और कानूनन ये गलत है। तो इसीलिए अब आप हमारे सीनियर अफसर से बात करें। इसके बाद सीनियर अफसर को एक फ़ोन दिया जाता है ये कहकर कि ये क्राइम ब्रांच के सबसे सीनियर अफसर हैं। अब वो फ़ोन पर बातचीत होती है, उन्हें कहा जाता है कि आपके फ़ोन का मिसयूज़ आप कर रहे हैं, आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, आप एंटी नेशनल चीज़ें कर रहे हैं। अब वो अपनी सफाई देते हैं। 83 साल के बुज़ुर्ग ये सब सुनकर पूरी ज़िंदगी की अब क्या बुढ़ापे में झेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें सीधे सीधे आपकी अरेस्टिंग है। तो कुछ चीज़ें अब उन्होंने अपनी सफाई दी तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर फ़ॉरेन से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने धमकाया नहीं, किसी से पैसे वसूले नहीं है, तो अपनी कुछ डिटेल दीजिए। उन्होंने अब डिटेल के नाम पे पूछा आपके पास एफडी क्या है, एफडी की डिटेल क्या है, कितने शेयर्स हैं उसकी डिटेल क्या है, ज़मीन है, घर की प्रॉपर्टी, कागजात, वो सब क्या है, ये सारी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ख़िलाफ़ केस बनता है और फिर इस केस से बचने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात को आपस में शेयर करते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है कि बाहर बताएंगे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब दोनों परेशान। इसके बाद 22 अलग अलग बैंकों के अकाउंट में अगले 2 महीने तक, जनवरी 27 को पहला कॉल आया था, उसके बाद फरवरी और 27 मार्च को इन दोनों की मौत हुई थी। 2 महीने तक 22 बैंकों में कुल मिलाकर इन्होंने 59 लाख और 63,000 59,63,000 रुपीज़ 22 अलग अलग अकाउंट में डाल दी। इसके बाद भी फ़ोन आना बंद नहीं हुआ, धमकी देना बंद नहीं हुआ। इस दौरान में इन्होंने अपने 2 दोस्तों से 5 लाख रुपए कर्ज लिए, एक चर्च के ही प्रीस्ट से 50,000 रुपये उधार लिए, 7.15 लाख 7,15,000 की इन्होंने गोल्ड और ये सारी चीज़ें जो गोल्ड लोन देती है उसके यहाँ गिरवी रखकर 7,15,000 रुपये दिए। जितनी सेविंग थी वो सब दे दी। 59,63,000 रुपये 2 महीने में 22 अलग अलग बैंकों में इस फ़ोन पे जो धमकियां मिली उसके ज़रिए इन्होंने ये सारे पैसे जमा कर दिए। इसके बाद इन्होंने लिखा कि अब मेरे पास ना पैसे हैं ना और कोई चीज़ जो गिरवी रख सकते हैं, और अब हम थक गए। 83 और 78 साल की उम्र में अगर हमें कुछ होता है, हम गिरफ्तार होते हैं, तो फिर उससे अच्छा है कि मर जाए। और इसीलिए हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया और 27 मार्च को इन दोनों ने अपनी जान दे दी। अब इस 2 पन्ने के नोट में पूरी कहानी पढ़ने के बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फ़ोन तो आया, फ़ोन के जो डिटेल निकाले गए, अब ये था कि क्या ये लोग डिजिटल अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें से कोई भी 2 महीने में कॉल 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो कॉल नहीं था। डिजिटल अरेस्ट अमूमन 5 मिनट के लिए नहीं होता। तो पुलिस को पता चल गया कि ये डिजिटल अरेस्ट का खेल नहीं था। जितने नंबर थे वो सारे फ़ोन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP एक है जिसके ज़रिए आप ट्रेस नहीं कर पाते हैं, उनसे किए गए थे। VoIP से कॉल आता था। और ये जब कॉल की डिटेल तलाशी गई तो पता चला कि इसके तार दुबई से मिल रहे हैं। जो पहला इन्होंने कॉल किया था वो 27 जनवरी को किया था
और इसके बाद अगले 2 महीने में ये कॉल आते रहे लगातार और ये पैसे देते रहे। अब जब सारी चीज़ें हो गई, 27 मार्च के बाद से लेकर आज हम 11 अप्रैल में बैठे हैं। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 नाम उस नोट में लिखे हैं जो लोग फ़ोन करके इन्हें बताते थे और जिनके कहने पर ये पैसे देते थे, वरना ये था कि आप कॉम अरेस्ट करेंगे। उस नोट में इन्होंने 2 और बड़ी मार्मिक चीज़ लिखी। एक लिखा कि उनकी पत्नी की निशानी के तौर पर कुछ कंगन हैं, कुछ कान की बालियां हैं, कुछ चूड़ियां हैं। तमाम मुसीबत के बावजूद हमने वो गिरवी नहीं रखी, वो बेचा नहीं। तो उन सारी चीज़ों को बेचकर जिनसे हमने कर्ज लिया है, 5 लाख रुपए 2 दोस्तों से और 50,000 रुपये उस प्रीस से, वो सब बेचकर उनको पैसे चुका दें। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो हमारी दोनों की बॉडी है वो एक मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया जाए, उनका अंतिम संस्कार ना हो। उनकी आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से पुलिस ने यही किया, उनकी बॉडी को रिसर्च के लिए अस्पताल को डोनेट कर दिया। अब जब इन दोनों की पूरी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि डी नाजरत यहीं स्कूल में 10वीं तक पढ़े, इसी बीड़ी गांव में बेलगावी के। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो मुंबई चले गए। मुंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई में ही सेक्रेटरिएट में, महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में उनकी नौकरी लग गई। उन्होंने वहीं नौकरी की। 1995 में वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब अपने पैतृक गांव चलते हैं। दोनों पति पत्नी रिटायरमेंट के बाद इस गांव में लौटे। इन्होंने एक खूबसूरत सा घर बनाया अपनी माँ के नाम पर, सबीना विला, और दोनों वहीं रहने लगे। इनके घर से कुछ ही दूरी पर इनके एक रिश्तेदार भी रहते थे। उन रिश्तेदार ने बाद में जब ये सच्चाई सामने आई तब बताया कि वो दोनों इतने खुददार लोग थे कि कभी किसी से कोई काम नहीं करवाते थे। इस उम्र में भी 80 पार होने के बाद सब कुछ खुद से करते थे। बस एक कसक थी, उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। अपना वक्त वो प्रेयर में या फिर घर के अंदर गुजारते। कभी किसी से मदद नहीं ली, लोगों की मदद ज़रूर की, बट अफसोस उस रिश्तेदार को इस बात का है कि अगर एक बार, सिर्फ एक बार वो अपनी इस परेशानी को शेयर कर लेते किसी भी अपने ख़ास दोस्त से, चर्च में प्रीस्ट से, रिश्तेदार से, किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती और उन्हें ये बताया जा सकता था कि एक साइबर फ्रॉड नाम की एक चीज़ चल रही है। लेकिन इज्जत और शर्म के मारे वो खामोश रहे और इस तरह से अंत दुखद हो। इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा था कि अगर कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसे शेयर ज़रूर करें। ये सोचकर मुंह बंद मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत का क्या होगा, समाज क्या सोचेगी। कोई मतलब नहीं है। आप साफ सुथरे हैं, आप पाक हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद अब वहाँ की पुलिस लोगों से अपील कर रही है, ख़ासतौर पर ऐसे बुज़ुर्ग जो तन्हा रहते हैं, जिनके बच्चे वहाँ नहीं हैं, कि अगर ऐसा कभी कोई कॉल आता है, कभी कुछ होता है, आप शेयर कीजिए, आप बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। अगर नाजरत फैमिली ये कदम उठा लेती जनवरी में ही, तो शायद फिर ये आखिरी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस, इसीलिए मैंने कहा कि जिन बच्चों के बुज़ुर्ग माँ बाप तन्हा रहते हैं, वो ज़रूर उनसे बात करें, लगातार बात करें। कोई भी ऐसी चीज़ हो उससे शेयर करें, उनका ख्याल रखें। और जिनकी कोई औलाद नहीं है, उन बुज़ुर्ग माँ बाप से गुजारिश यही है कि वो भी कभी कुछ हो तो अपने किसी ख़ास दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, इन सब से ना हो तो पुलिस से शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह के अफसोसनाक हादसे ना हो। नाजरत फैमिली की ये पूरी कहानी एक सबक है हम सभी के लिए। तो ये थी आज की कहानी।